जी। ये होता है कि आपने कोई और वेब पेज अपने वेब पेज में अगर दिखाना है, कोई और वेब पेज, सही। मतलब आपकी अपनी साइट है और आपने एक पेज के अंदर दूसरा पेज, अब वो दूसरा पेज आपकी अपनी साइट पे भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि किसी और की साइट का पेज दिखा दे। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए ये बात क्लियर करता हूँ। नोटपैड में चले जाते हैं, ये मेरा कोड है। इसको लगाने का तरीका होता है आई फ्रेम, सोर्स देते हैं, सोर्स में मैं कह देता हूँ google.com, तो सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, इसका नाम रख देता हूँ आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल और यहाँ पर खोलता हूँ उसको डेस्कटॉप से आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल और चेक कर लें। ये देखिए मैंने इसमें W3 स्कूल खोल, ये मेरा अपना पेज है और इसमें मैंने सोर्स में क्या दिया w3school.com, ये हाइट है, ठीक। विड्थ है 400 और 600। ठीक है जी, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये जो फ्रेम साइज बन गया, इसके अंदर मैंने W3 स्कूल को ओपन कर लिया। अच्छा, इसको कैसे पता चला कि मैंने दूसरी फाइल में जाके ओपन करना है? दूसरी फाइल एक ही फाइल है, फाइल तो एक ही है, आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल। मैंने तो आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल पे खोला है यहाँ पर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने नहीं, इसको अभी आप कहते हैं ना कि मैं दूसरे किसी पे भी जाके खोल सकता हूँ। नहीं नहीं, हाँ ये सोर्स है ना। अब मैं एक एच टी एम एल डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, H1 this is another document H1, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे 2.html से। इसको मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल second.html से। ये हो गई सारी फाइलें। इसको मैं रख लेता हूँ f2.html के नाम से और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ कि f2.html और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये दूसरी फाइल f2.html इसके अंदर जो है वो ओपन हो रही है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है, मतलब कि वो वहीं पे ढूंढना शुरू कर देगा कि वहां पे इस नाम की जो भी फाइल होगी वो इस फ्रेम में डिस्प्ले करवा देगा। जी जी, ये देखें, हाँ ये चलें। देखें, ये एक सिंपल इसका कंसेप्ट होता है। तो ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ कि उसके लिए आई फ्रेम टैग यूज़ होता है। ये सोर्स दे देते हैं और विड्थ हाइट दे देते हैं, दैट्स इट। और अगर आपने ये बॉर्डर रिमूव करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक फ्रेम के गिर्द बॉर्डर होता है जैसे कि ये नज़र आ रहा है, तो कहता है जी। अगर आपने वो दूर करना है तो आप स्टाइल लगा के बॉर्डर नन कर दें। ठीक है जी, ये बड़ा क्यों हो गया? अच्छा, वो कहता है कि अगर आप यहाँ पर एक ये लगा देंगे स्टाइल बॉर्डर नन, अब क्या होगा, आप इसको रिफ्रेश करें तो ये बॉर्डर भी चला जाएगा। ये किस वजह से चला गया? तो आपने ये स्टाइल लगाया, सही। ये सिंपल सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है। तो बाकी आप मज़ीद स्टाइल भी कर सकते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये कर लें जी। और यहाँ पर आए तो ये बॉर्डर मज़ीद जैसे मर्ज़ी इसके बॉर्डर की, आई फ्रेम के बॉर्डर की आप सेटिंग कर सकते ठीक। अच्छा, इसका असल मकसद क्या है आई फ्रेम का? हैं। इसका मकसद ये होता है कि कोई और साइट है, फॉर एग्जांपल कोई साइट है जिसके ऊपर स्कोर्स आ रहे हैं, जो स्कोर देती है, जी। मतलब फुटबॉल की है, क्रिकेट की है, और आप अपनी साइट पे
दिखाना चाहते हैं स्कोर्स एक छोटे से हिस्से में, यहाँ पर कहीं अच्छा दूसरी साइड के स्कोर्स या दूसरी साइड का डाटा, तो आप अपनी मेन साइड पे किसी उस वो स्कोर दिखा सकते हैं आई फ्रेम से। अच्छा अच्छा। कोई न्यूज़ टिकर है किसी साइड पे कुछ चल रही है, तो वो आप इसका ये फ़ायदा होता है, तो वो आप वो दिखा सकते हैं ना। अच्छा, बाज वेबसाइट्स को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें हम अक्सर देखते हैं ऐसा ही आई फ्रेम बना होता है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा लिखा होता है, तो उसी के अंदर भी हम स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं। जी वो आई फ्रेम ही लगा हुआ होता है। जी जी। अच्छा सही। तो ये देखें ना, वो उसने डेफिनेशन लिखी बता रहा है कि जो आई फ्रेम्स होते हैं ये किस लिए होता है, इज़ यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। कहता है एक वेब पेज के अंदर एक वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए जो है ना वो आई फ्रेम होता है। एक वेब पेज के अंदर वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए आई फ्रेम इस्तेमाल करता है। अभी जो इसके बिल्कुल नीचे है ये भी आई फ्रेम ही है। हाँ जी, ये भी उसने आई फ्रेम यूज़ किया है। हाँ मतलब ये देखे ना, आप इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो ये आई फ्रेम है पूरा। ये पूरा आई फ्रेम है। ये जो ठीक। यहाँ पर जितनी भी ये विंडो आ रही है जिसको मैं स्क्रॉल जी डाउन कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी विंडो ये उसने आई फ्रेम से लगाई हुई है विंडो। ठीक है। वाटर भी दे देना ठंडा। ये आई फ्रेम से लगाई हुई है उसने विंडो। उसका सही। ये नीचे उसने उसका सिंटैक्स दिया हुआ है कि भाई ये सिंटैक्स है, आई फ्रेम टैग ओपन, आई फ्रेम टैग क्लोज, और यहाँ पर ये ठीक। सोर्स देना होता है। मैं ये सही। मैं बस 2 मिनट तक जा जी, समझ आई। जी जी बिल्कुल। बाकी ये नीचे उसने आई फ्रेम की विड्थ हाइट दी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है ये रिकमेंडेड अब वे नहीं है। हमने भी दी हुई है, मेरा ख्याल है कि इसका रिकमेंडेड वे है कि स्टाइल में दिया जाए। अच्छा, फर्क क्या है, स्टाइल से दें या उस तरह दें? ये अब रिकमेंड नहीं किया था, ये पुराना तरीकाकार था। ये अब अच्छा ये अब तरीकाकार रिकमेंड नहीं किया था, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे वो। यानी जो फ्यूचर वर्जन आएंगे HTML में उसमें ये चलेगा नहीं, तो इसको फिर ना ही यूज़ करें, क्योंकि ये अब वो कहते हैं कि ये अब ना यूज़ करें। आपने जो चीज़ देनी है विड्थ हाइट वो हमेशा स्टाइल CSS के थ्रू करें। ठीक है। यानी ये जो आपने हाइट विड्थ ऐसे विड्थ एट्रीब्यूट, ये जो हाइट विड्थ एट्रीब्यूट है वो कहते हैं ये ना यूज़ करें, ये रॉन्ग वे है। ये लिखा हुआ है विड्थ 600, ये जी तरीका जी। बेहतर नहीं है, बल्कि स्टाइल CSS यूज़ करें ना इस तरह, ये रिकमेंडेड वे है। और उसमें भी ये सही। आपने CSS तीसरा तरीका इस्तेमाल किया, आप इसको प्रॉपर एक CSS फाइल बनाएं, लेकिन कम से कम उस एट्रीब्यूट से तो बेहतर है ये चीज़। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो जी। ये विड्थ एंड हाइट का ये जो तरीकाकार है, ये तरीकाकार रिकमेंडेड नहीं है। अब ये रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ये जब चेंजेस करते हैं ना इसमें लैंग्वेज में, तो ये एकदम नहीं जी। करते, ये बताना शुरू हो जाते हैं कि भाई अब ये तरीकाकार ठीक नहीं रहा, इसको बदलें। ये वार्निंग देना जी। शुरू कर देते हैं, साल 2 साल ऐसे चलता रहता है। तो ये अच्छा अच्छा। बताते ज़रूर हैं कि हम ये चेंजेस आ रही हैं, और उससे कहते हैं डिप्रीकेशन, यानी डिप्रीक कहते हैं ये टैग डिप्रीकेटेड हो गए। डिप्रीकेट से सही। मुराद के इनको डिस्करेज किया जा रहा है, आप इनको यूज़ ना करें। लेकिन एकदम नहीं करते, क्योंकि एकदम कर इतनी साइट्स होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। तो फिर ये उसमें ये भी बताया गया कि आप ये हाइट विड्थ के लिए आप यूज़ नहीं करें, तो मैं इनको अब यूज़ नहीं सही। करता। पहले करता था, अब नहीं मैं करता इनको। अब उसकी जैसे स्टाइल के जो काम भी करना है, यानी कि आपने विड्थ हाइट देनी है, कुछ चीज़ें करनी है, तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करें, सही। ये वो कहा जा रहा है। अच्छा, ये जो आई फ्रेम के अंदर जो स्क्रॉल डाउन आ रहा था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि या वो खूब ही डालना पड़ता है HTML के खुद ही आ जरिए? जाता है, खुद ही आ जाता है। देखे ना यहाँ पर उस जो साइट है जी उसकी लेंथ है ना, काफ़ी लंबी लेंथ है। बिल्कुल। मतलब वो एक हेडर है, स्टार्ट से स्टार्ट हो रही है, फिर वो एक नीचे तक जाती है, बिल्कुल। इसलिए फिर ये खुद ब खुद आ जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे वाले केस में नहीं आ रहा, ये नज़र आ रहा है आपको स्क्रॉल नहीं। डाउन, अभी आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इधर जाके कुछ डाटा में इजाफा कर देता हूँ। सॉरी, ठीक है जी।
अब देखिएगा, अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना स्क्रॉल बार आ गई। सही सही, ये ठीक। इसलिए आई है कि आपका डाटा बढ़ गया हाइट वाइज, पहले डाटा था नहीं, बिल्कुल। तो ये ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर ये दोबारा इसको मैं छोटा कर दूं डाटे को, तो डाटा फिट हो जाएगा, तो ठीक है। अभी भी हल्की सी आ गई है, ठीक है जी। जी तो ये तो डाटे पे डिपेंड करता है, ये क्या गायब हो गई, ये ऑटोमेटिक ठीक। आ जाती है स्क्रॉल बार आई फ्रेम के अंदर। चलो ठीक है, बस मतलब इसका इतना ही फंक्शन है। जी, आई आगे चले जाए, इसमें देख रहे हैं। ये मैंने कहा कि आपने विड्थ हाइट इस तरह नहीं लगानी, ये बैड वे है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये आपने यहाँ पर विड्थ हाइट दी, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। मसलन आप यहाँ पर हाइट आपने 100 पिक्सल दी है, आप कह सकते हैं कि 50% हाइट पिक्सल की जाए, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाफ पेज। इसको कितनी की है, विड्थ दे के देखें। विड्थ तो ठीक हो गई है। जी। हाइट जो है ना, वो जब डाटा उसमें ज़्यादा होगा तो फिर हाइट हाइट नहीं इफेक्ट की है। 100% करके देखें, शायद पूरे पेज पे आए। ये हाइट हो गई, और विड्थ करके देख लें, विड्थ तो हो गई। हाइट जो है वो शायद इसके मुताबिक हो रही है, बहरहाल भी साइंस है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर कायम कर दी थी, कैसे देते हैं, 100%। यहाँ भी नहीं कर रही। बहरहाल विड्थ तो चले हो रही है, लेकिन आप इस तरह तो हाइट दे ही सकते हैं ना, अगर हाँ जी, बढ़ानी है बढ़ा। ठीक है। आप इस तरीके से 600 पिक्सल करके इस तरह तो कर ही सकते हैं ना, इस तरह तो इफेक्ट कर ले जी तो ठीक है। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये बॉर्डर रिमूव करना आपको आ गया है, बॉर्डर नन करें तो बॉर्डर रिमूव हो जाता ठीक। है ना। जी। या उसने बॉर्डर को डबल कर दिया, 2 पिक्सल कर दिया। सही। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्या कर रहा है कि उसने एक आई फ्रेम बनाया, सही है। और चले मैं ये करके हम भी एग्जांपल, ये मेरी एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ पर रीलोड, तो जी जी। ये एग्जांपल है, और इसमें रिफ्रेश करता हूँ, इसका भी छोटा सा कर लेता हूँ। अब जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा ना, जी जी। तो आप देखिएगा कि इस आई फ्रेम का सोर्स चेंज हो जाएगा। अभी तो इसका अच्छा। सोर्स जो है वो f2.html है, लेकिन जी। क्लिक पे इसका सोर्स बदल जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये कहीं और चला गया। चलो ये एग्जांपल में कहते हैं, हाँ, आई फ्रेम का नेम भी मैंने नहीं दिया। ये जो आई फ्रेम है इसका एक नेम भी रख लें, इसका नाम रख लें, नेम रख लें ABC, कुछ भी रख लें। और लिंक, ये लिंक के टारगेट को दे दें। जब लिंक, ये देखें ना, मैंने क्या किया कि जब ये लिंक क्लिक करूं तो ये लिंक क्लिक पे href ये दिया हुआ, लेकिन इसका टारगेट मैंने ABC दे दिया, और ABC फ्रेम का नाम है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये लिंक मैंने बनाया, अब इस लिंक पे क्लिक करूँगा ना, जी। तो ये इस लिंक के क्लिक करने पे जो पेज खुल रहा है w3school.com, क्योंकि टारगेट मैंने फ्रेम दिया हुआ, तो ये फ्रेम ही खुल रहा है। नोट किया। सही। लेकिन जो आपने इस आई फ्रेम का सोर्स दिया था, फिर उसका क्या बनेगा? वो अपडेट हो जाता है ना,
देखें जब ये पेज लोड हो रहा है, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं लोड किया तो ये आई फ्रेम का जो सोर्स है, ये आई फ्रेम कौन सा पेज इस टाइम शो कर रहा है? जो उसका अपना सोर्स दिया हुआ है। ये वाला, ऐसे ही है ना? जी तो अब मैंने कि ये किया है कि मैं कहता हूँ जब लिंक पे क्लिक हो तो ये लिंक के क्लिक पे href नोट करें, ये वाला पेज है, ये वाली साइट है। तो जब जी इस पे क्लिक करूँ तो ये साइट ओपन होनी चाहिए, लेकिन ये साइट किस पे ओपन हो वो हमने टारगेट में बताया। ज़्यादा अब हमने टारगेट एट्रीब्यूट पढ़ा था href, बिल्कुल, हाँ जी, न्यू विंडो ओपन करने के लिए न्यू अंडरस्कोर विंडो के ब्लैंक। लिए, इसी विंडो के लिए फिर मैंने बताया था कि शायद मैंने बताया था कि फ्रेम में भी ओपन हो जाता है। अब ये जी टारगेट में हमने फ्रेम का नाम दे दिया, तो जब इसको क्लिक करेंगे तो ये W3 स्कूल इसका जो href है वो किसी न्यू विंडो में, इसी विंडो में नहीं खुलेगा, बल्कि इस ABC फ्रेम में खुल जाएगा, क्योंकि उसका नाम दिया है टारगेट ABC, इसमें खुल जाएगा। और जब ये देखेंगे क्लिक पे खुल रहा है। सही अब आपका सवाल है कि ये F2 कहाँ चले जाता है? ये अपडेट हो जाता है ना सोर्स, जब आप सही। इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे टारगेट ABC है, तो ABC के अंदर जो सोर्स है वो इसके साथ अपडेट हो जाती है, ये अपडेट ठीक। हो जाती है वैल्यू इसकी। तो ये तरीका है कि अगर आपने किसी लिंक के साथ आपको खोलना है, ये देखा ना टारगेट फॉर ए लिंक, कि कोई जी जी लिंक हो उस पर क्लिक करें तो वो फिर हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले आई फ्रेम का नेम रखें, और जो आप लिंक बना रहे हैं href का, उसमें टारगेट के बाद आई फ्रेम का नेम हो जाए। तो अब इस लिंक ठीक। के क्लिक के ऊपर ये जो पेज है ये किसी विंडो या न्यू विंडो में नहीं खुलेगा, बल्कि इस आई फ्रेम में ये होगा। सही ठीक। समझ गए? जी बिल्कुल। आगे चलें, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और ठीक। एक्सरसाइज 4 है ये कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 देखें। आगे ये कहता है एक आई फ्रेम क्रिएट करें, जो चलें, कि ये ऐसा करता हूँ, ये मैं खुद करूँगा। जो प्रॉब्लम आया ना वो मैं आपसे पूछूंगा। तो एक दो क्वेश्चंस थे, वो काइंडली अगर आप आंसर दे दें तो। करे करे करे। ये जो सबसे ऊपर आप लिखते हैं डॉक टाइप HTML, इसकी क्या हैसियत है, ये लिखना चाहिए? हाँ जी, ये लिखना चाहिए। ये अब HTML5 को इंडिकेट करता है, ये देखें, HTML5 को, अच्छा ठीक है। ये लिखना चाहिए। नहीं मतलब हम ये लिखते हैं तो ब्राउजर समझ जाता है कि HTML5 लिखी है, लेकिन नीचे हमने कोड 4 का लिखा हुआ है, तो फिर। वो आपने कोड बेशक 4 का लिखा हो, तो इसकी एक वैलिडेशंस होती हैं इसकी, जब आप साइट बना लेते हैं ना तो जी क्लाइंट इसको वैलिडेट करता है। डब्ल्यू इसकी होती है W3C वैलिडेटर। यहाँ पे हर साइट वैलिडेट की जाती है। आपकी साइट ने अगर आपने ऊपर लिखा है HTML ये वाला लिखा है, नीचे HTML4 लिखा है, तो ये वैलिडेटर आपकी साइट में एरर निकाल देगा। फॉर एग्जांपल मेरी ये साइट है learnweblive.com, मैं इसको वैलिडेटर में डालूंगा, चेक करूंगा, तो जितने भी HTML की एरर्स होंगे ये भी सारे आ जाएंगे। ये देखें, इसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया, देख रहे हैं? अच्छा जब आप सही। क्लाइंट को काम करके देंगे तो वो यहाँ पर जाके आप साइट वैलिडेट करेगा कि इसमें HTML सही लिखी भी गई है कि नहीं। तो इस तरह ये देखें, मेरी अपनी साइट में 27 एरर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने फ्रंट एंड की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आज भी लोग मुझे कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा यार मैं बिज़ी हूँ, मैं अपने साथ लेक्चर में। तो ये देखें, ये एरर्स आ रहे हैं, तो क्लाइंट इसका आप चेक करेगा कि भाई ये एरर्स क्यों है। तो मतलब ये बिल्कुल एरर जीरो करके देने होते हैं सारे? जी जी बिल्कुल। नहीं, नॉर्मली हर क्लाइंट नहीं देखता, लेकिन कुछ क्लाइंट बड़े टची होते हैं, वो चेक करते हैं। हर क्लाइंट नहीं देखता, मतलब मुझे 10 साल हो गए फ्रीलांसिंग में, तो कुछ क्लाइंट ज़रूर देखते हैं, कुछ जो बड़े टची किस्म के होते हैं। नॉर्मली हर क्लाइंट नहीं देखता, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं 100 में से 5% कि जो चेक करते हैं। तो फिर आपको, आपने यहाँ लिखा होगा, ये लिखा होगा नीचे HTML4 के टैग लिखे होंगे, तो वो कहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। ये बड़ा मशहूर है वैलिडेटर। अच्छा अच्छा। इधर वैलिडेशन के लिए सारी चीज़ें वैलिडेट होती हैं। तो अगर मैं ऊपर डॉक टाइप HTML ना लिखूं और नीचे सारी 4 लिख दूं, तो तभी एरर नहीं देगा? तभी भी एरर देगा कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो HTML5 यूज़ की जाएगी, या इसमें मुख्तलिफ ब्राउज़र मुख्तलिफ दिखाएंगे। आप प्रॉपर है कि यहाँ लिखें, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे, कोई ब्राउज़र हो सकता है उसको HTML4.01 कंसीडर करे, कोई कुछ करे, क्योंकि 4.01 में भी 3 फ्लेवर है। पहले ये बड़ी लंबी लाइन लिखते थे हम कि जी ये HTML 4.01 है, फिर उसमें ट्रांजिशनल है, लूज है, बड़ी ऑप्शन होती थी।
आप नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम बहुत सारी आ सकती है। तो अब ये लिखा जाता है हर सूरत। ठीक है, अब ठीक। आप पुरानी HTML लिखे ही ना ना आपको, आप HTML5 ही लिखे, अब यही चल रही है। सही है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि आप कोई भी एक हेडिंग बनाइए जरा, उसमें कुछ लिखें जरा नोटपैड में। ये हेडिंग आ गई H1। जी, कुछ भी लिख दें इसमें। जी अच्छा, इसको अब मतलब ओपन करें ब्राउजर में। ये हम एक्स्ट्रा विंडोज को बंद कर देते हैं। जी अब इसको आप इंस्पेक्ट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, अब ये मतलब कि इसके हाँ जी, लेके आइए दोबारा कर्सर लेके आए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह ही। अच्छा, अब देखिए इसके टॉप और बॉटम मार्जिन तो शो हो रहे हैं। जब मैं इनको कम ज्यादा करता हूँ तो ये हेडिंग ऊपर नीचे तो जाती है, लेकिन जब मैं इसके राइट और लेफ्ट मार्जिन की वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये लेफ्ट राइट नहीं मूव करता। लेफ्ट राइट इसलिए मूव नहीं करता कि ये है ब्लॉक एलिमेंट, तो इसकी विड्थ हो रही है फुल, जी, फुल विड्थ है। तो आप मार्जिन सही। देने की भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ इसकी विड्थ पहले चेंज करें ना। ये देखें, मैं कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, जी। ये फर्क तो पड़ा है। अच्छा, इधर हो गया, मैं आज करता रहा हूँ तो हो नहीं रहा था। ये देखें हो तो रहा है। आप जरा डॉक्यूमेंट में जाके स्टाइल एट्रीब्यूट से कीजिए जरा। जी अच्छा जी, इधर कर लें, बस मैं आ गया, 1 मिनट यहाँ पे। जी जी, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के। ये है ना, अब इसको जी मैं जी। रिफ्रेश कर लेता हूँ, हो गया। ये देखिए, अच्छा, ठीक है। ये स्टाइल के साथ ही किया, मार्जिन लेफ्ट तो हो जाता है। अच्छा, एक और मेथड है कि पहले अगर मैं इसकी विड्थ कम करूं तो मतलब ये ब्लॉक नहीं रहेगा, इनलाइन सा बन जाएगा, और फिर मैं इसको नहीं जिधर नहीं, मर्जी कर लूं। विड्थ कम करने से ब्लॉक इनलाइन नहीं बनेगा, वो ब्लॉक ही रहेगा। ब्लॉक एलिमेंट बाय डिफॉल्ट सारी विड्थ ले लेता है, विड्थ कम करने से विड्थ कम हो जाएगी, लेगा ब्लॉक ही। अच्छा, रहेगा ब्लॉक ही। ब्लॉक एलिमेंट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो ये है कि वो पूरी विड्थ लेते हैं, तो जी दूसरा ये है कि वो एक क्या कहते हैं ना, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि पूरी विड्थ ले लेते हैं, और जी जो है ना न्यू लाइन ये करेक्टर आ जाता है, यानी अगला जो इससे अगला जो एलिमेंट होगा वो न्यू लाइन पे आके इनके साथ नहीं आएगा। जी, बिल्कुल यानी अगर ठीक है। आप इनकी विड्थ लेट्स से 100 पिक्सल भी कर देते हैं, ठीक है, ये आपने 100 पिक्सल कर दी विड्थ, और बैकग्राउंड कलर आपने ग्रीन कर दिया, तो उसके बावजूद अब जब नेक्स्ट जो चीज़ आएगी, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर अब लिखा 1 2 3, तो वो 1 2 3 जो है ना वो आगे ही आएगा, इसके साथ नहीं आएगा। हालांकि जी इसकी जी, विड्थ बिल्कुल मैंने 100 पिक्सल कर दिया, तो देखना इतनी सी विड्थ है इसकी, लेकिन जब सही। हाँ, ब्लॉक उसी विड्थ का एलिमेंट जो है ना चेंज वो हुआ। जगह ले लेते, विड्थ आप कम भी कर दें लेकिन वो अगला जो एलिमेंट है वो अगली लाइन पे ठीक, जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, और एक लास्ट मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे ना एक कोड भेजा है, मैंने टेबल बनाया था, प्रैक्टिस की थी मैंने, जो आपने मुझे टेबल्स का वो किया था। जी अच्छा, उसमें वो जो सीएसएस की एक कमांड थी ना, मतलब कि वो nth रो ऑड इवन वो करके जो कलर चेंज करता है, वो अप्लाई नहीं हो रही थी मेरे कोड पे। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ओहो, फ़ोन क्यों बंद हो गया, लगता है मेरा मोबाइल बंद हो गया। आप इधर कोड स्काइप आगे आगे, ये आपका कोड है। जी जी ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट किया, जी। और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिया। अब बताएं क्या कह रहे थे, वाह ज़बरदस्त। जी, अब बताएं क्या कह रहे थे। अच्छा, इसमें मैं चाह रहा था कि जितने भी इवन नंबर ऑफ रोज है ना, उनका कलर ऑरेंज हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा था। किनका किनका, इवन नंबर ऑफ रोज जो है, मतलब कि दूसरी रो, चौथी रो। ये इसमें सूडो सिलेक्टर होते हैं, आपने लगाए हुए हैं?
मैंने लगाया हुआ है, आप देखिए ना जरा, ये देखें टेबल टी आर nth चाइल्ड इवन, ये वाला, ये काम नहीं किया, पता नहीं, समझ नहीं आई क्यों नहीं काम किया। देख लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो। ये मैंने W3 स्कूल से देख के ही चेक किया है, तो वहां पे तो उसने किया हुआ था। आपका नहीं हो रहा? मेरा नहीं हो रहा। W3 स्कूल में देख लेते हैं आपका क्या है जी। टेबल अच्छा, यहाँ से आप टेबल हटा के देखिए जरा, टी आर से W3 पहले स्कूल में उसने कहाँ पर किया हुआ? नीचे आइएगा, नीचे आइए, नीचे आइए और नीचे आइए, यहाँ पे ऊपर, ये लास्ट मतलब यही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये यहाँ पे, इसके आप एडिटर में जाएंगे ना, इससे नीचे वाला जो टॉपिक है, ये दिया तो बस, ये वाला, ये इसने हाँ दिया जी, था। ये किया हुआ उसने। जी बिल्कुल। आपने कैसे किया है? आप एक काम करें ना, आपकी ये टेबल है ना, इसकी एक आईडी भी दे दें, डेमो, ठीक है जी। और वहाँ पर इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। तो इसमें बस एक ही मिस्टेक है, वो ये है कि आपने इस टीडी को बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया, तो सारे टीडी वाइट हो गए हैं, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ये देखें, ठीक है, सही सही सही, ठीक। ऊपर आपने कहा अच्छा, कि ऊपर आपने कहा कि ऑरेंज हो जाए इवन का, साथ ही नीचे आ गया आपने जी, सबको बिला तमीज सबको कह दिया कि वाइट हो जाए, तो वो फिर एंड पे तो ये वाला इफेक्ट लगा ना जो आखिर पे होगा, यानी पहले ये कलर हुआ और उसके बाद वाइट अच्छा हो जो, जी। अच्छा मतलब अगर मैं ऊपर ऊपर सारी टीडीएस को वाइट करके नीचे ये ऑरेंज लगाता, फिर उसने ऑरेंज अप्लाई कर देना था। ये देखें, ये अभी मैं कर, ये है ना आपका, ये लिखा हुआ है ना बैकग्राउंड कलर वाइट, सॉरी जी ये लिखा हुआ है ना, अब इसको ये आपका आ रहा था जी बिल्कुल, डिफॉल्ट, ठीक है, ऐसे ही जी है ना। बिल्कुल, तो अब आप क्या जी कर रहे हैं कि ये एक तो आपने ये लिखी सही नहीं हुई यार, इसको ऐसे लिखा करें, एक तो प्रॉपर कलर रखा करें, इसको इधर टैब दबाएं, इसको स्टैंडर्ड से लिखें ना, ऐसे लिखें, और इधर भी ठीक है, ये ताकि रीडेबल हो। अब अभी आउटपुट इसका वही आ रहा है, ठीक है। अब तरीकाकार क्या है कि आप इसको कट करें यहाँ से, ये आपको पता है कि टीडी आपने जो है वाइट कर दिया सबका, वाइट, अब वाइट करने ठीक के है, बाद जिनको ऑरेंज करना है वो नीचे लिखें, पहले सबको वाइट कर दिया, फिर जिनको ऑरेंज करना है नीचे लिखें, रिफ्रेश करें। लेकिन असल में बात बोला क्या है, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि टीडी जो है ना वो प्रीसीडेंस रखता है, टीडी जो है ना वो करेगा सबका वाइट, बैकग्राउंड वाइट, तो आप ये ना करें ना, जी। इसको आप नहीं वैसे अगर टीटी पहले वाइट करके बाद में करूँ तो नहीं चल रहा। असल में बात है, एक टीडी एक टीआर है, जब आप टीडी पे कलर जी लगा लेते हैं ना, तो टीआर का कलर बेशक चेंज करते रहे,
टीडी अपना उठाएगा कलर, जो टीडी पे अच्छा कलर अच्छा लगा होगा ना वो आप एक टीआर एक टीडी है, जो टीडी है ना वो कलर अपना डोमिनेट कर लेता है टीआर के ऊपर। आप यहाँ टीआर का कलर बदल रहे हैं, लेकिन जो टीडी पे लगा दे, चाहे पहले लगा चाहे बाद में, टीडी जो है ना वो डोमिनेट कर जाता है, वो उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, सही है। यहाँ पर मेरी बैटरी भी खत्म हो रही है, तो इसको कर दें, फिर इसको क्लोज। चले ठीक है। कोई मसला कोई हाँ जी, अच्छा व्हाट्सएप पे कर दीजिए। चले कल फिर नेक्स्ट टॉपिक कर लीजिएगा काइंडली, कोई रिस्पॉन्सिव वगैरह कुछ। आप मुझे कल का टॉपिक कल का टॉपिक आप या लेआउट्स कर लीजिएगा या रिस्पॉन्सिव कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे होती है बात, इसको फिर मैं पास कर दूंगा, लाइट भी चली गई है। चलें।